हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इम्प्रेसिव लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने कत्यूर राजवंश को कवर किया था, जिसमें हमने कुछ कत्यूर शासकों के बारे में जाना था, जिसमें सबसे अंतिम जो शासक रहा था कत्यूर राजवंश का वो वीरमदेव रहा था, जो जिया रानी का पुत्र था। अब देखिए, वीरमदेव की जब मृत्यु हो जाती है तो कत्यूर राजवंश अलग अलग स्थानों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, वीरमदेव जब हमने कवर किया था, जब हमने वीरमदेव को जाना था तो मैंने आपको बताया था कि वीरमदेव जो था एक अत्याचारी शासक रहा था, एक क्रूर शासक रहा था, और इसी क्रूरता के कारण जो कत्यूर राजवंश था उसका धीरे धीरे पतन हो जाता है। वीरमदेव की मृत्यु के पश्चात जो कत्यूर राजवंश था, कत्यूर शासक थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गए। ठीक है, उनमें जो क्षेत्र रहे थे, जो क्षेत्र में वे विभाजित हुए थे, उन सभी क्षेत्रों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, जब कत्यूर वंश के वीरमदेव की मृत्यु हो जाती है तो कत्यूरी राजवंश के जो शासक थे, या मैं कहूँ जो अन्य जो राजा रहे थे, वो स्वयं को क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं। जब वो स्वतंत्र कर लेते हैं स्वयं को, तो वो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो कत्यूरी राजवंश था वो 6 भागों में विभाजित हो चुका था। ठीक, जो 6 भाग थे उसमें सबसे पहला जो कत्यूरी राजवंश का भाग रहा था वो रहा था काली कुमाऊं का क्षेत्र। ठीक है, तो काली कुमाऊं जो था वो सबसे पहला भाग रहा था जहां कत्यूरी राजवंश विभाजित हुआ। इसके पश्चात जो दूसरा क्षेत्र था वो अस्कोट का क्षेत्र रहा था। दूसरा जो क्षेत्र रहा था वो अस्कोट का क्षेत्र रहा था। तीसरा जो क्षेत्र रहा था वो रहा था डोटी का क्षेत्र। चौथा क्षेत्र सौर घाटी की रही थी। सौर घाटी जो था वो चौथा क्षेत्र रहा था। इसके बाद सिरा घाटी, सिरा घाटी, और लास्ट जो था वो था पाली पछाऊ, पाली पछाऊ। तो इस प्रकार जब वीरमदेव की मृत्यु हो जाती है तो वीरमदेव के बाद जो उत्तराखंड की स्थिति होती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। काली कुमाऊं के क्षेत्र में, अस्कोट के क्षेत्र में, डोटी के क्षेत्र में, सौर घाटी के क्षेत्र में, सिरा घाटी के क्षेत्र में और पाली पछाऊ में कुल कत्यूर राजवंश या फिर जो अन्य शासक होते हैं वो विभाजित हो जाते हैं। इसी विभाजन के पश्चात जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उन अलग अलग क्षेत्रों में जैसे काली कुमाऊं में कोई अन्य शासक राज क्या करता था, अस्कोट में अन्य शासक राज क्या करते थे, डोटी, सौर घाटी, सिरा घाटी और पाली पछाऊ में अलग अलग शासक राज किया करते थे, जिसमें सबसे पहला था काली कुमाऊं। तो काली कुमाऊं में जो शासन क्या करता था, जो शासक था वो था ब्रह्मदेव द्वितीय। ठीक है, तो ब्रह्मदेव द्वितीय जो था वो कहाँ शासक करता था, वो काली कुमाऊं के क्षेत्र में शासक करता था, काली कुमाऊं का शासक था। अब यही ब्रह्मदेव के उपलक्ष्य में एक यहाँ पर फैक्ट बन जाता है कि इस ब्रह्मदेव ने अल्मोड़ा में सुई के किले का निर्माण कराया। ठीक है, अल्मोड़ा में सुई के किले का निर्माण कराया। सुई किले का निर्माण कराया था। तो जो अल्मोड़ा का सुई का किला है उसका जो निर्माण कराया गया वो किसके द्वारा कराया गया, वो इस ब्रह्मदेव द्वितीय के द्वारा कराया गया, जो उस समय काली कुमाऊं का राजा रहा था। ठीक है, अब देखिए, इसी ब्रह्मदेव जो था वो काली कुमाऊं का शासक था, लेकिन अस्कोट में जो शासन कर रहा था, जो अस्कोट के राजा थे, जो अस्कोट के शासक थे, वो थे शालिवाहन शासक। ठीक है, तो अस्कोट में जो शासन कर रहे थे वो था शालिवाहन। ठीक है, अस्कोट में शालिवाहन शासक कर रहे थे। सौर घाटी में जो शासन कर रहे थे, जो सौर घाटी रही थी, वो सौर घाटी में बम राजा शासक किया करते थे। ठीक है, बम राजा शासक किया करते थे। सिरा घाटी में रेका शासक किया करते थे। ठीक है, रेका। और पाली पछाऊ का जो शासक था वो था अशांति देव। ठीक है,
तो जो पाली पछाऊ का शासक था वो था अशांति देव। तो इस प्रकार से ब्रह्मदेव द्वितीय काली कुमाऊं का शासक, शालिवाहन अस्कोट का शासक, सौर घाटी में बम राजा और सिरा घाटी में रे का शासक राज किया करते थे। और इसी प्रकार जो फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया वो था अल्मोड़ा में जो सुई किले का निर्माण कराया गया वो किसके द्वारा कराया गया, वो ब्रह्मदेव द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो वीरमदेव था या फिर किस तरीके से कत्यूर राजवंश का अंत हो चुका था। ठीक है, क्योंकि वीरमदेव की जब मृत्यु हुई, क्रूर शासक, अत्याचारी शासक होने के कारण इसने क्या करा, इसका जो राज्य था वो क्या हो गया, विभक्त होने लग गया और अलग अलग क्षेत्र में इसके शासक फैलने लगे, जिससे कत्यूर राजवंश का पतन नजदीक आ चुका था। अब देखिए कत्यूर राजवंश का जो पतन था या फिर कत्यूर राजवंश का जो शासनकाल रहा था उसमें अलग अलग शासक जब विभाजित हो गए तो इसी के पश्चात जो पतन था वो हो चुका था कत्यूर राजवंश का। ठीक है, अब हम आगे इसमें यह जान लेते हैं कि जो इसका मंत्रिमंडल था या फिर सेना रही थी वो किस प्रकार की सेना रही थी। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं इसका जो मंत्रिमंडल था वो क्या था। ठीक है, जो मंत्रिमंडल में पदाधिकारी थे अलग अलग, उन पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था। ठीक, तो सबसे पहले यही जानते हैं इनका मंत्रिमंडल। ठीक, जो कत्यूर राजवंश रहा था, कत्यूर राजवंश का जो सर्वोच्च पद होता था, ठीक, वो किसका होता था, वो राजा का होता था। तो सर्वोच्च पद जो होता था, सर्वोच्च पद जो होता था वो राजा का पद होता था। ठीक है, सर्वोच्च पद कौन सा होता था, सर्वोच्च पद जो होता था वो राजा का हुआ करता था। इसी राजा का जो सहायक रहता था, ठीक है, दूसरा हमारा बनता है राजा का सहायक। राजा का सहायक, इस राजा का जो सहायक हुआ करता था वो राजमात्य कहलाता था। ठीक है, राजा का जो सहायक हुआ करता था, राजा से जो छोटा पद होता था वो राजा के सहायक का पद होता था और उसी राजा के सहायक को राजमात्य कहा जाता था। इसके पश्चात जो अन्य थे, सीमा रक्षक हुआ करता था। ठीक है, सीमा का एक रक्षक हुआ करता था, उस सीमा रक्षक को प्रांतपाल या फिर घटपाल कहा जाता था। तो प्रांतपाल या जो घटपाल जो कहा जाता था वो किसको कहा जाता था, वो सीमा रक्षक को कहा जाता था। ठीक, इसी में जो कत्यूर राजवंश था उसमें राजकीय चिकित्सक भी हुआ करता था, उस राजकीय चिकित्सक को सुरभंग कहा जाता था। ठीक है, तो राजकीय जो चिकित्सक हुआ करता था, राजकीय जो चिकित्सक हुआ करता था उसे सुरभंग कहा जाता था। ठीक, तो सुरभंग जो था वो कत्यूरी राजवंश का राजकीय चिकित्सक हुआ करता था। इसके अलावा जो नगर सुरक्षा अधिकारी रहा था, जो नगर सुरक्षा अधिकारी था, गमाग्मिक कहलाता था। गमाग्मिक जो था वो नगर सुरक्षा अधिकारी कहलाता था, यानी नगर की जो सुरक्षा का जो सर्वोच्च पद होता था वो नगर सुरक्षा अधिकारी था और उसको गमाग्मिक कहा जाता था। इसके पश्चात जो न्याय अधिकारी था, न्याय अधिकारी जो हुआ करता था वो महादंडक कहलाता था। महादंडक कहलाता था। ठीक है, और दूत जो हुआ करता था वो छूतक कहलाता था। ठीक है,
जो सर्वोच्च पद होता था वो राजा का पद हुआ करता था। राजा का सहायक जो कहलाता था वो राजमात्य कहलाता था। सीमा रक्षक प्रांतपाल या घटपाल कहलाता था। राजकीय चिकित्सक सुरभंग कहलाता था। नगर सुरक्षा अधिकारी को गमाग्मिक कहा जाता था। न्याय अधिकारी महादंडक कहलाता था और दूत को छूतक कहा जाता था। तो इस प्रकार ये था कत्यूर राजवंश का मंत्रिमंडल। इसी के साथ साथ मुख्य कर अधिकारी जो हुआ करता था, ठीक है, मुख्य कर अधिकारी जो हुआ करता था वो सोलकिक हुआ करता था। ठीक है, मुख्य कर अधिकारी सोलकिक हुआ करता था। साथ साथ एक वन रक्षक का पद भी हुआ करता था। वन रक्षक जो हुआ करता था वो खंडपति कहलाता था। ठीक है, वन रक्षक क्या कहलाता था? वन रक्षक खंडपति कहलाता था। किले का रक्षक गोलमिक कहलाता था। किले का रक्षक जो था वो गोलमिक कहलाता था। गोलमिक कहलाता था। तो इस प्रकार कत्यूरी राजवंश का जो मंत्रिमंडल था वो इस प्रकार रहा था। दो अन्य पद भी कत्यूरी राजवंश में हुआ करते थे। इसमें जो सबसे पहला पद था वो था दोषा पराधिक। ठीक है, जो सबसे पहला पद हुआ करता था वो हुआ करता था दोषा पराधिक का। अब दोषा पराधिक जो था वो जो पद रहा था वो अपराधियों को पकड़ने वालों का सर्वोच्च पद जो अपराधियों को पकड़ता था उसका जो सर्वोच्च पद हुआ करता था वो दोषा पराधिक हुआ करता था। इसके साथ साथ एक अन्य पद जो रहा था वो था पट्टकोषचरिक। पट्टकोषचरिक जो था लेखा जोखा का सबसे बड़ा पदाधिकारी हुआ करता था। ठीक है, लेखा जोखा का जो सबसे बड़ा या फिर सर्वोच्च पदाधिकारी था। तो इस प्रकार जो कत्यूरी राजवंश का मंत्रिमंडल रहा था उसमें राजा का सहायक राजमात्य कहलाता था। सीमा रक्षक प्रांतपाल या घटपाल कहलाता था। राजकीय चिकित्सक सुरभंग कहलाता था। नगर सुरक्षा अधिकारी गमाग्मिक, न्याय अधिकारी महादंडक, दूत छूतक, मुख्य कर अधिकारी सोलकिक, वन रक्षक खंडपति, किले का रक्षक गोलमिक और दोषापराधिक जो था वो अपराधियों को पकड़ने वाला सबसे बड़ा पद हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो था वो कत्यूरी राजवंश का मंत्रिमंडल रहा था। तो अब जान लेते हैं हम कत्यूरी राजवंश की जो सेना थी उसके बारे में। देखिए, कत्यूरी राजवंश की जो सेना रही थी वो 4 भागों में विभक्त रही थी। जो 4 भाग थे कत्यूरी राजवंश की सेना के वो इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले जो सेना रही थी वो पैदल सेना रही थी। ठीक है, सबसे पहली जो सेना थी वो पैदल सेना रही थी। दूसरी सेना हाथियों से निर्मित सेना रही थी, या मैं कहूँ दूसरी घोड़ों से निर्मित सेना जिसे अश्व सेना कह सकता हूँ। तीसरी सेना गज सेना रही थी, हाथियों से निर्मित सेना रही थी। और लास्ट जो सेना रही थी वो ऊंटों की सेना रही थी। ठीक है, जिसे उष्ट सेना भी कहा जाता है। तो 4 प्रकार की सेना कत्यूरी राजवंश की रही थी। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और उष्ट सेना। इन सभी सेनाओं को उस समय कत्यूरी राजवंश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो सबसे पहली सेना थी पैदल सेना उसे पदाधिक कहा जाता था। ठीक है, पैदल सेना को पदाधिक कहा जाता था। दूसरी जो अश्व सेना होती थी उसे अश्वरोही कहा जाता था। अश्वरोही कहा जाता था। तीसरी गज सेना को गजरोही कहा जाता था। और
उष्ट सेना को उष्टरोही कहा जाता था। तो कत्यूरी राजवंश की जो सेना रही थी वो एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना रही थी, जिसमें हाथियों की सेना, गज की सेना, अश्व की सेना और उष्ट यानी ऊंटों की सेना थी। ठीक है, अब इन्हीं सब सेनाओं के जो उच्च अधिकारी होते थे, उच्च पदाधिकारी होते थे, उन्हें भी अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसमें सबसे पहला जो है पैदल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को गोलमिक कहा जाता था। ठीक है, पैदल सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो गोलमिक कहलाता था। दूसरा जो अश्व सेना या फिर अश्वरोही जो सेना थी उसका जो प्रधान या फिर सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो सर्वोच्च अधिकारी था पैदल सेना का, उसे अश्व बलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है, अश्व बलाधिकृत कहा जाता था, अश्व बलाधिकृत कहा जाता था। तीसरा जो गज सेना या फिर गजरोही रही थी उसमें जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे हस्ती बलाधिकृत कहा जाता था, हस्ती बलाधिकृत कहा जाता था। और लास्ट जो उष्ट सेना या फिर उष्टरोही रही थी उसकी जो सर्वोच्च पद होता था, जो उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था वो उष्ट बलाधिकृत कहलाता था, उष्ट बलाधिकृत कहलाता था। तो इस प्रकार 4 प्रकार से सेना विभाजित थी कत्यूर राजवंश की, जिसमें पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और उष्ट सेना रही थी। इसी सेना में गोलमिक सर्वोच्च अधिकारी, पैदल सेना का सर्वोच्च अधिकारी अश्व बलाधिकृत, हस्ती बलाधिकृत और उष्ट बलाधिकृत रहे थे। अब देखिए इन चारों सेनाओं का जो उच्च अधिकारी होता था उसे भी एक नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, उसे भी एक नाम दिया जाता था, एक पद दिया जाता था, उसका पद था हस्त या सो राष्ट्र बलाधिकृत। हस्ती यासोव राष्ट्र बलाधिकृत जो होता था वो कत्यूरी राजवंश की चारों सेनाओं का सबसे उच्च अधिकारी रहा करता था। ठीक है, तो हस्तिस यासो राष्ट्र बलाधिकृत जो हुआ करता था वो इन चारों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी या उच्च पद माना जाता था, जो इन चारों सेनाओं को देखता था। इस प्रकार यहाँ पर एक और फैक्ट यहाँ पर बन जाता है कत्यूरी राजवंश के उपलक्ष्य में है, वो यह फैक्ट बचता है कि जिस समय कत्यूरी राजवंश चल रहा था उस समय मूर्तिकला का भी एक केंद्र हुआ करता था, और कत्यूरी राजवंश के टाइम पीरियड पर जो मूर्तिकला का केंद्र था वो लाखामंडल हुआ करता था। ठीक है, तो मूर्तिकला का जो केंद्र हुआ करता था, मूर्तिकला का केंद्र जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, वो लाखामंडल हुआ करता था। ठीक है, तो मूर्तिकला का केंद्र कौन सा था, लाखामंडल था। इस प्रकार यह जो था वो कत्यूरी राजवंश की चारों सेनाओं के बारे में रहा था। इसके पश्चात अब हम जान लेते हैं कि कत्यूरी राजवंश के शासकों के दौरान किन किन विदेशी यात्रियों या फिर विदेशी शासकों का उत्तराखंड में आक्रमण हुआ था। तो देखिए उन सभी को समझते हैं। कत्यूरी राजवंश के टाइम पीरियड पर जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो अशोक चल्ल का माना जाता है। ठीक है, अशोक चल्ल का आक्रमण जो था वो सबसे पहला आक्रमण रहा था कत्यूरी राजवंश के शासन काल में। तो अशोक चल्ल ने 1191 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, 1191 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी हमें गोपेश्वर अभिलेख से तथा बाड़ाहाट के अभिलेख से प्राप्त हो जाती है। तो इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट अभिलेख से मिल जाती है। ठीक है, बाड़ाहाट अभिलेख से हमें यह जानकारी मिल जाती है। और प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जिस समय अशोक चल्ल का उत्तराखंड में आक्रमण हुआ था तो उस समय कत्यूरी राजवंश का साधुवर देव शासक राज कर रहा था। ठीक है, तो साधुवर देव उस समय शासन
कर रहा था। तो आपका अगर क्वेश्चन बने कि अशोक चल्ल का आक्रमण कब हुआ था, 1191 ईस्वी में, और उस समय शासक कौन रहा था कत्यूरी राजवंश का, तो उस समय साधुवर देव शासक रहा था। इसके पश्चात जो दूसरा शासक, दूसरा विदेशी आक्रमण होता है कत्यूरी राजवंश के टाइम पीरियड पर, वो होता है क्राचल्ल देव का। ठीक है, क्राचल्ल देव का। ठीक है, क्राचल्ल देव ने 1223 ईस्वी में उत्तराखंड में आक्रमण करा। इसकी जो जानकारी हमें मिल जाती है वो गोपेश्वर अभिलेख से मिल जाती है। ठीक है, गोपेश्वर अभिलेख से ही हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। तो दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो क्राचल्ल देव का हुआ था। इसके बाद 1234 ईस्वी में नागमल्ल का आक्रमण हो जाता है। 1234 ईस्वी में जो आक्रमण होता है वो नागमल्ल का हो जाता है। तो सर्वप्रथम अशोक चल्ल का आक्रमण होता है 1191 ईस्वी में, दूसरा 1223 ईस्वी में क्राचल्ल देव का होता है, और तीसरा 1234 ईस्वी में नागमल्ल का आक्रमण यहाँ पर हो जाता है। इसके पश्चात जो नसरुद्दीन है 1254 ईस्वी में वह उत्तराखंड में आक्रमण करता है। ठीक है, इसके बाद जो आक्रमण करेगा वो नसरुद्दीन कब 1254 ईस्वी में आक्रमण करता है। तो नसरुद्दीन का जो आक्रमण हुआ था वो 1254 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात 1275 ईस्वी में बलबन का आक्रमण हो जाता है। ठीक है, 1275 ईस्वी में जो आक्रमण होता है वो बलबन का आक्रमण उत्तराखंड में हो जाता है। तो सबसे पहला जो आक्रमण होता है वो अशोक चल्ल का था। दूसरा जो क्राचल्ल देव का आक्रमण था उसकी जानकारी हमें गोपेश्वर अभिलेख से मिली। इसी गोपेश्वर अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिल जाती है कि जो क्राचल्ल देव था उसकी जो राजधानी रही थी, ठीक है, क्राचल्ल देव की जो राजधानी रही थी वो नेपाल रही थी। ठीक है, तो आपसे का क्वेश्चन बन सकता है कि क्राचल्ल देव की राजधानी कहाँ रही थी। तो क्राचल्ल देव की जो राजधानी रही थी वो कहाँ रही थी, नेपाल रही थी। 1234 ईस्वी में नागमल्ल का आक्रमण हुआ, और 1254 ईस्वी में नसरुद्दीन, और 1275 ईस्वी में बलबन का आक्रमण हुआ था। इसके अतिरिक्त जो एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था वह था दिल्ली सैयद सुल्तान का। ठीक है, दिल्ली सैयद सुल्तान का। ठीक है, दिल्ली सैयद सुल्तान का जो आक्रमण हुआ था वो 1420 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1420 ईस्वी में दिल्ली सैयद सुल्तान की जो सेना थी वो कटिहार के राजा हरि सिंह का पीछा करते हुए उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पहुंची, और जब उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पहुंची थी तो उनका जो सामना हुआ था वो प्रीतम देव की पत्नी जिया रानी से हुआ था। ठीक है, प्रीतम देव की पत्नी जिया रानी से हुआ था। ठीक है, इससे पूर्व दिल्ली सैयद सुल्तान से पूर्व जो एक आक्रमण होता है वो होता है तैमूर लंग का। ठीक है, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भी आक्रमण हरिद्वार क्षेत्र में हो जाता है। तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडिर के राज्य में। ठीक है, 1398 ईस्वी में जो अमरदेव पुंडिर थे वो हरिद्वार के शासक थे, और उसी समय तैमूर लंग का जो आक्रमण होता है वो हरिद्वार में होता है। उस समय अमरदेव पुंडिर किससे सहायता मांगते हैं, उस समय अमरदेव पुंडिर इस प्रीतम देव से सहायता मांगते हैं। तो कत्यूरी राजवंश के टाइम पीरियड पर जितने भी आक्रमण हुए थे, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे या फिर अन्य शासकों के जो आक्रमण हुए थे, उन सभी को हमने यहाँ पर देख लिया है।
तो आज के लेक्चर में हमने कत्यूर राजवंश की सेना के बारे में जाना, उसके मंत्रिमंडल के बारे में जाना और जो कत्यूर राजवंश था उनके टाइम पीरियड पर जितने भी आक्रमण हुए थे उन सभी आक्रमणों को यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि कत्यूर राजवंश के टाइम पीरियड पर कितने आक्रमण हुए थे और इसमें से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक चल्ल का आक्रमण कब हुआ था या फिर काचल्य देव का आक्रमण कब हुआ था, या फिर पूछ सकता है कि तैमूर लंग ने कौन से शासक पर या फिर कहाँ के शासक पर आक्रमण करा था। तो आज का लेक्चर हमारा कत्यूर राजवंश का अंतिम लेक्चर था। इसके पश्चात हम अपने मध्यकालीन इतिहास में आएंगे जिसमें हम सर्वप्रथम चंद राजवंश के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।